कॉलेजेस का गवर्निंग बॉडी का मुद्दा तो मैं थोड़ा मजाक में कह दूं कि ये बिल्कुल उस गाने के लफ्ज जो है लफ्ज की तरह है, हुजूर आते आते बहुत देर ये है एडमिशन के बाद ड्यू में एग्जाम का सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है। बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आने पर उनके एग्जाम छूट गए हैं। देखिए ये क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट बीच बीच में होते रहते हैं। कुछ भी जो भी नए अधिकारी आते हैं उनके नए नए ख्याल, बच्चों का नहीं हुआ है, किसी कारण से पेपर छूटा है, उनको दूसरा मौका देना चाहिए। आ गया है कि एसओएल को अपने एग्जामिनेशन ब्रांच के बारे में भी कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट तो होना चाहिए। सीयूटी समय पे कर देता है, सीयूटी से कर लीजिए। हमारे दाखिले हमारी 20 जुलाई से पहले हो जाने चाहिए, नहीं तो ड्यू सेट्स के माध्यम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के बाद अब 12 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी ईसी की मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी देर शाम हो गई है और विश्वविद्यालय में इसको लेकर तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जो कि ईसी सदस्य हैं और लगातार शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। और इनसे आज जानते हैं कि ये जो ईसी होने वाली है इसमें शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों से जुड़े हुए कौन से मुद्दे हैं। स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, आपका फिर से स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों को अपनी सूचनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित मिलती रहती हैं और आगे भी इस प्रकार का ये क्रम चलता रहेगा। कल ईसी की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें कुछ नॉन टीचिंग के एजेंडे भी आए हैं, टीचर संबंधी एजेंडे भी आए हैं, जिसमें जो प्रमुख एजेंडा है, जो सप्लीमेंट्री एजेंडा के अंदर एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से हमारे पास आया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट से लेकर पब्लिकेशन से संबंधित एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, पब्लिकेशन का क्राइटेरिया उसको लाने की कोशिश की है। उसके ऊपर एकेडमिक काउंसिल में भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, कुछ उसमें संशोधन हुए थे। उस माइनर मॉडिफिकेशन के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आया है, तो उम्मीद करेंगे कि उसमें जो संभव प्रयास होगा हमारा, कल वाइस चांसलर साहब अगर इजाज़त देंगे तो उस पर डिस्कशन करके लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पर पहुंचते हुए कुछ पॉजिटिव रिकमेंडेशंस उसमें से निकल कर आएगी, जो आने वाले कम से कम जब तक 2026 का यूजीसी रेगुलेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स के लिए यूजीसी के माध्यम से, या जैसा कि अभी नई संस्था बन रही है हेकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से हमारे पास पहुंचती है, उस समय तक ये अपॉइंटमेंट पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभागों में प्रमोशन पे लेकर, प्रमोशन का क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चेंज नहीं हो रहा, वो पहले की तरह पीयर रिव्यू के माध्यम से ही होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूजीसी ने जुलाई महीने में अपनी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसने कुछ सर्टन क्राइटेरियाज लिख के दिए थे, एक मॉड्यूल बना के दिया था, उसके भी आप पे प्रत्येक यूनिवर्सिटी को पीयर रिव्यू किस किस जर्नल को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसको करके एक गाइडलाइंस दी थी, जिसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई होगी और उसकी रिकमेंडेशन आई थी। कल वो काफ़ी मुद्दा रहने वाला है। 0 आवर्स में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसमें हम डिमांड करेंगे कि कल भी उस पर कुछ डिस्कशन हो जाए, और मेरी तो डिमांड रहेगी कि अगली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको एजेंडा आइटम बनाकर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी गंभीर मुद्दा ये अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, जो एनएफएस का मुद्दा है जी, जो अब केवल SC ST OBC PWD और EWS के तक संबंधित नहीं रहा है। ये UR पर भी बड़ा चोट किया है इसने। मैंने पिछले कुछ आंकड़े देखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि UR कैटेगरी से लेकर और जातिगत आधार पर हम जितना आगे की तरफ बढ़ते हैं, OBC, SC, ST, PWD, उतना ही इसका NFS का जो है वो परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए अगर UR कैटेगरी के अंदर 40% NFS हो रहे हैं, तो OBC कैटेगरी के अंदर लगभग 60% NFS हो रहे हैं। यही 60% का आंकड़ा बढ़कर जब SC पर पहुंचता है तो ये 80% हो जाता है, और जब ST पे और PWD पे पहुंचता है तो ये 100% हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। ऐसी कौन सी गाइडलाइंस बीच बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाती है जिसमें इस समाज के
जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें कहा जाता है, माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई के साधनों से सदियों तक दूर रखा गया, या कोई ग्रामीण क्षेत्र से या दूर दराज के क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से जो पढ़ लिख कर आते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ कर आते हैं, जो इकोनॉमिकली मतलब वीकर सेक्शन की बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबको दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्री से रोकने के नियम बन रहे हैं जी। ये अपॉइंटमेंट करने के नियम नहीं बन रहे जी। तो अपॉइंटमेंट के तो रूल भी बदल गए हैं। रूल बदल गए, रूल उनको रोकने के लिए बनाए ना, जिनको अपॉइंट करने के लिए। तो नियम जो बनते हैं वो रोकने के लिए बनते हैं, अपॉइंट करने के लिए नहीं बनते। वो जमाना चल गया कि अपॉइंट करने के लिए भी नियम बनाते, वो तो पहले से बने हुए थे। अब मुझे बताइए 2018 की गाइडलाइंस आई, एक बार हमने ऑर्डिनेंस अमेंड कर दिया और उसके अनुसार हमने कैसे अपॉइंटमेंट चलेगी अगले 10 साल तक, क्योंकि 10 साल के बाद फिर रेगुलेशन चेंज होगी। हमारी ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए एग्जिस्ट, अगले 10 साल तक उसी नियम पे। बीच बीच में नियम चेंज करके, कभी पब्लिकेशन के माध्यम से, कभी कोई जो है 40-20 का माध्यम लगा के, और अब तो ये कमाल कर दिया कि जो बच्चे मास्टर या नेट करके या पीएचडी करके थोड़ा सा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लेके या गेस्ट पढ़ाकर कुछ पारिवारिक हालात सुधारने की कोशिश करते थे, क्योंकि वहाँ पर भी 50,000 तक की उनको राशि मिल जाती थी, अपने परिवार की तरफ थोड़ी सहायता करते थे। गेस्ट पढ़ाने के लिए कोई अमीर ज़्यादा तो आएगा नहीं जी। उसके लिए 50,000 क्या है, वो तो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में ही आ रहा है। तो उसके लिए 50,000 किसके लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और कमजोर तबके के लोगों के लिए। तो ये मुद्दा भी उठेगा, ये मुद्दा उठाएगा। अच्छा, 12 कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी के देखिए 12 की बात की है, एडमिशन के बाद ड्यू में एग्जाम का सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है। बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आने पर उनके एग्जाम छूट गए हैं। देखिए ये क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट बीच बीच में होते रहते हैं, कुछ भी जो भी नए अधिकारी आते हैं उनके नए नए ख्यालात होते हैं। कॉलेजेस का गवर्निंग बॉडी का मुद्दा तो मैं थोड़ा मजाक में कह दूं कि ये बिल्कुल उस गाने के लफ्ज जो है लफ्ज की तरह है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में इंतजार करते रहे, आप इंतजार करते थे कि आपको और रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते रहे, वहां भी नहीं आई। उम्मीद ये थी कि सरकार बदलेगी तो कुछ कम्युनिकेशन होगा, तो गवर्निंग बॉडी आ जाएगी, तो 12 कॉलेजेस के अंदर जो रुकी हुई प्रक्रिया है और जो फाइनेंस के मैटर है वो सुधरेंगे थोड़े से। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि फरवरी में सरकार बनी थी, दिसंबर के अंत में, मतलब बीचों बीच में हम ये मीटिंग कर रहे हैं, और 8-10 के आसपास ही फरवरी में वो सरकार बनी थी, जैसा कि आपने को ध्यान है। तो भाई 10 महीने हो गए, आ जानी चाहिए थी। मैं अभी भी ये उम्मीद करता हूँ, अभी तक जो मेरे पास सप्लीमेंट्री एजेंडे आए हैं शाम तक भी, उनमें जीबी फॉर्मेशन से लेकर कोई कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको लेकर कोई है? देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का मुद्दा हर बार वहाँ पर उठता है, और वाइस चांसलर साहब, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया भी है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, उनको थोड़ा बेसिक पे भी लेके आए हैं, उनको थोड़ा और जितना अपलिफ्टमेंट इकोनॉमिकली कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ यूजीसी के नियम है, कुछ यहाँ के भी बड़े बाबू बताते ही होंगे कि जी ये फाइनेंशियल बर्डन हम यहाँ नहीं कर सकते। बाबुओं की अपनी अलग व्याख्या होती है कि उनको मिनिमम खर्च करना पड़ता है, तो उदार मना अगर वाइस चांसलर होने के बावजूद भी अगर बाबू उसमें अड़चन लगा देंगे तो वो अड़चन लगी जाती है। लेकिन फिर भी हम हर बार कोशिश करते हैं, हमारे साथी भी कोशिश करते हैं, और वाइस चांसलर साहब इस मुद्दे को बड़ी ध्यान से सुनते भी है। उनकी संवेदनशीलता इनके प्रति बहुत ज़्यादा, मैं बताऊं कि कई बार हम भी उतने संवेदन नहीं हो पाते हैं जितनी संवेदनशीलता के साथ वो इस विषय को अपने सामने रखते हैं। तो 2026 में उनकी तकदीर बदल सकती है, मुझे लगता है। हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्योंकि अब अगले वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो होने वाली है, मतलब 2026 में ही होगी, जनवरी फरवरी जब भी होगी, ये इस साल की आखिरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इस साल में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने काफ़ी काम किए, एकेडमिक काउंसिल ने काफ़ी काम किए हैं। एनईपी का सिलेबस अभी भी आएगा, एनईपी लागू करने में 4th ईयर के अंदर हम 2025 के दिसंबर तक पहुंच गए हैं। 7वां सेमेस्टर पूरा होने वाला है, उसके एग्जाम दे रहे हैं। लागू हमने किया, एग्जाम की बात की है, एडमिशन के बाद ड्यू में एग्जाम का सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है। बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आने पर उनके एग्जाम छूट गए हैं। देखिए ये क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट बीच बीच में होते रहते हैं,
कुछ भी जो भी नए अधिकारी आते हैं उनके नए नए ख्यालात होते हैं। एक समर्थ पोर्टल करके अपने यहाँ पर बना है। जब इसमें देखिए एग्जामिनेशन की कमी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक आप पोर्टल पे बच्चों के एनरोलमेंट जनरेट नहीं करोगे, एनरोलमेंट नंबर, तब तक वहां पर वो फॉर्म नहीं भर सकते एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर जनरेट करने में ही समर्थ पोर्टल ने इतना डिले कर दिया कि वो बच्चों के एग्जाम शुरू होने के बाद तक भी उसकी लास्ट डेट, अभी आपने देखा होगा कि 6 तारीख तक लास्ट डेट थी जी, जबकि हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया 26 तारीख को, और 26, 27, 28, 29 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए। वो भी एग्जाम ही है, प्रैक्टिकल शुरू हो गए। और अभी कल से हमारे थ्योरी प्रैक्टिकल में थ्योरी एग्जाम भी शुरू हो गए। तो ये सारा उस समर्थ पोर्टल की कमियों का है जैसा। लेकिन फिर भी मैंने हर बार यही कहा है, चाहे एडमिशन का मामला हो, चाहे एग्जामिनेशन से रिलेटेड मामला हो, या कोई और मामला हो, हम धीरे धीरे अच्छी व्यवस्था की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारी एकेडमिक काउंसिल, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमारे को दिया गया जो फीडबैक है डूटा की तरफ से, ये इन सभाओं में बहुत काम आता है। हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम 2025 में भी आएंगे। एनईपी खट्टे और मीठे अनुभव के साथ हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। आशा ही करेंगे कि 2026 में जो एनईपी में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की तरह एक सकारात्मक सोच की तरफ से डीयू प्रशासन आगे बढ़ेगा। मूल्यांकन समय समय पर पॉलिसीज का करते रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ, कल भी वाइस चांसलर साहब से ये मैं गुजारिश करूँगा कि एक कमेटी, इस पर रिव्यू कमेटी, अब 4 सालाना तो हमने कर लिया ना जी, 1 सेमेस्टर भी कर लिया, एक रिव्यू कमेटी बनाकर कि 4 साल के आधे में जब 1 सेमेस्टर लगा चुके हैं तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी सफलता हमको इसमें प्राप्त हुई है जी। 4th ईयर में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही बड़ी समस्या है एनईपी और 4th ईयर, साथ में सीयूटी को लेकर भी कोई जो है इस मीटिंग में पिछली एकेडमिक काउंसिल के अंदर हमारे साथियों ने काफ़ी इसमें चर्चा की है। कल फिर चर्चा करके देखते हैं। हमारा यही मत है कि देखिए मेरिट बेस पे तो हम नहीं जाएंगे, जैसा पिछले दिनों मार्क्स जिहाद जिस तरीके से कुछ बोर्ड ने, स्टेट बोर्ड्स ने किया, उसके तो हम फेवर में बिल्कुल नहीं है। कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट तो होना चाहिए। सीयूटी समय पे कर देता है, सीयूटी से कर लीजिए। हमारे दाखिले हमारी 20 जुलाई से पहले हो जाने चाहिए, नहीं तो डीयू सेट्स के माध्यम से भी डीयू अपना कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट करवा ले जी। कैपेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आराम से करवा सकती है। हर एक कॉलेज के बड़ी बड़ी कंप्यूटर लैब है, नहीं तो हायर कीजिए, उन पर बढ़िया से चेक लगाइए। एक से एक एजेंसी आपको सीसीटीवी कैमरा सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी, बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सीयूटी से भी बहुत अच्छे तरीके से, सीयूटी पे तो 50 तरीके के सवाल उठते रहते हैं जी, हम सीयूटी से बेहतर तरीके से कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट करवा सकते हैं। मैं पूरा फॉर्म हूँ इस बात को लेकर। तो क्या ये 0 आवर में, तो ये 0 आवर्स में इस पे भी बात होगी, सीयूटी पे भी बात होगी? सीयूटी पे क्या 2026 में जो है डीयू सीयूटी से जाएगा या अपने टेस्ट करेगा? देखिए ये तो अब अथॉरिटी के ऊपर है। हम तो एक्टिविस्ट हैं, हम अपनी बात कहे बगैर, जो बेटरमेंट की बात है वो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हमारा है जी, इसके विद्यार्थी हमारे हैं, ये बिल्डिंगें हमारी हैं जी। इनके माध्यम से हमने अभी अपने 65 और डिपार्टमेंट में 70 साल तक चलते जी। हैं। एक चलते आज का लास्ट सवाल, डीयू के एसओएल के विद्यार्थी जो है पिछले लगभग 1 महीने से समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी उनके एडमिट कार्ड नहीं आने से बहुत से बच्चों के पेपर छूट गए। क्या आपको लगता है कि डीयू के एसओएल को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नेगलेक्ट करता है? नेगलेक्ट नहीं करता। देखिए ये आपको सोचना ही चाहिए कि जहां हम 60-70 हज़ार एडमिशन रेगुलर में करते हैं, जिसमें हमारी इतने सारे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, लाखों की संख्या में एसओएल के अंदर जो है एडमिशन होते हैं। और हायर एजुकेशन के अंदर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर एसओएल का अपना एक रोल है, ठीक है। नंबर ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम, मैंने कहा ना, सिस्टम धीरे धीरे बदल रहे हैं। कभी समर्थ पोर्टल आ रहा है, कभी ये पोर्टल आ रहा है। पिछली बार कैंप्स में स्कैम आया था, कुछ आया था, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इसमें कुछ परेशानियां तो बच्चों को हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पायल मंगो जी कैपेबल हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। वहाँ के प्रिंसिपल साहब कैपेबल हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, किसी कारण से पेपर छूटा है, उनको दूसरा मौका देना चाहिए। अपने लेवल पर भी अभी तो काफ़ी बिल्डिंग्स धीरपुर में बन गई है, यहाँ भी तैयार हो रही है,
और भी कैंपसेस में बनेंगे, तो अपना भी एक एग्जामिनेशन का उनको कुछ रिफाइनमेंट्स और रिफॉर्म्स के लिए खुद सोचना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन ब्रांच रेगुलर का भी करवाता है और एसओएल का भी कंडक्ट करवाता है। तो ये भी सोचा जा सकता है क्या एसओएल की अपनी कोई सेपरेट एग्जाम ब्रांच हो सकती है क्या? एडमिशन अलग से होते हैं, क्लास अलग से होती है, स्टडी मटेरियल अलग से बनता है, डिजिटल भी मिलता है, हार्ड भी मिलता है, सब कुछ अलग होता है। एग्जामिनेशन का बर्डन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एसओएल को अपने एग्जामिनेशन ब्रांच के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी जो गरीब बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको भी ठीक से सुविधा मिल सके। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने धन्यवाद। समय में जो है वो एजेंडे के लिए समय निकाला, और कल की जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के लिए आपको हमारे चैनल की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद हम धन्यवाद। जो है वो आपसे फीडबैक लेंगे कि क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।